अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम साइटोस्केलेटन को बहुत डिटेल से कवर करेंगे। साइटोस्केलेटन याद रखिए सेल के स्केलेटन को कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी को शेप, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से सेल के अंदर भी एक स्केलेटन होता है जो सेल को सपोर्ट, शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि सेल के ऊपर अगर कोई वजन पड़ा है तो सेल पिचक ना जाए, सेल अपनी शेप मेंटेन कर पाए और अपने फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाए। सो सेल के अंदर एक ढांचा मौजूद होता है जो सेल की प्रोटेक्शन कर रहा है, अंदर से सेल को शेप दे रहा है। ठीक है, प्लांट सेल की अगर बात करें तो वहाँ पर एडिशनल एक सेल वॉल मौजूद होती है जो कि सेल को एक्स्ट्रा एक शेप प्रोवाइड कर रही होती है। बट एनिमल सेल के अंदर साइटोस्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि एनिमल सेल को शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देना किसका काम है? साइटोस्केलेटन का काम है। क्लियर हो गया? सो साइटोस्केलेटन को सेल का फ्रेमवर्क भी कहा जाता है और मेन फंक्शन साइटोस्केलेटन का क्या है? सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करना सेल को। साइटोस्केलेटन होता क्या है? सेल के अंदर नेटवर्क्स होता है फिलामेंट्स का, यानी धागों का, थ्रेड्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का, ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, सो इस फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है? इस नेटवर्क को साइटोस्केलेटन कहा जाता है। और ये थ्रेड्स, ये जो धागे से होते हैं, ये बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सो बारी बारी हम डिटेल से हर चीज़ को स्टडी करेंगे। साइटोस्केलेटन की 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 माइक्रोफिलामेंट, नंबर 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड नंबर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन सबको बारी बारी स्टडी करेंगे और इनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसे भी स्टडी करेंगे। बट मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी टाइप होगी साइटोस्केलेटन की, उसके मेन फंक्शन में आप सपोर्ट, शेप एंड स्ट्रेंथ लिख सकते हैं सेल के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं, उन्हें डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहली टाइप को स्टडी करते हैं माइक्रोफिलामेंट। याद रखिए माइक्रोफिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। क्यों एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है? बिकॉज माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इन्हें माइक्रोफिलामेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट फिलामेंट्स हैं, सबसे पतले धागे की तरह ये सेल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली 7 नैनोमीटर ये थिक होते हैं, यानी बहुत पतले हैं। 7 नैनोमीटर इज़ वेरी स्मॉल साइज़। क्लियर हो गया? ओके, अब देखते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स कैसे बनते हैं। याद रखिए माइक्रोफिलामेंट का जो मोनोमर है, जाहिर बात है वो एक्टिन प्रोटीन है। सो उस एक्टिन प्रोटीन को जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन कहा जाता है। सो दिस इज़ द मोनोमर ऑफ माइक्रोफिलामेंट। अब ये जो मोनोमर है, जी एक्टिन है, ये बहुत सारे आपस में मिलेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम पॉलीमर कह सकते हैं। यानी मोनोमर्स बहुत सारे आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। ठीक है, सो ये एक पॉलीमर बन चुका है जिसे एफ एक्टिन कहा जाता है। एफ यानी फिलामेंटस एक्टिन कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब ये जो एफ एक्टिन का पॉलीमर बन चुका है, ठीक है, ये पॉलीमर एक ही नहीं होता, ऐसा एक और पॉलीमर भी आएगा और ये 2 पॉलीमर आपस में इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बना देंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएंगे। जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, इसी तरीके से ये 2 पॉलीमर्स मिलेंगे एफ एक्टिन के और आपस में रैप कर जाएंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देंगे ताकि वो मजबूत हो जाए। सो ये अब जो स्ट्रक्चर बन चुकी है इसे माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको? और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 7 नैनोमीटर होती है। और क्योंकि ये सबसे छोटे होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट साइटोस्केलेटन इनसाइड द सेल। ठीक है, और एक और इनकी खूबी आपने याद रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है माइक्रोफिलामेंट के अंदर, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जो अभी हम स्टडी करेंगे। सो फंक्शंस की तरफ डायरेक्टली चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जहाँ पर मेन फंक्शन मैंने आपको लिखकर बताया हुआ है, नंबर 1 साइटोकाइनेसिस। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है साइटोकाइनेसिस के अंदर। साइटोकाइनेसिस का वर्ड आपने सुन रखा होगा, माइटोसिस मेयोसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जब चलता है उसके बाद सेल ने 2 में डिवाइड होना होता है। एक सेल ने 2 में डिवाइड होना होता है। सो एक सेल 2 में कैसे डिवाइड होता है? उसमें माइक्रोफिलामेंट अपना रोल प्ले करता है। कैसे? यानी ये एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, यानी माइटोसिस हो चुकी है। अब इस सेल ने डिवाइड होना है। सो सेल जब डिवाइड होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस में होता क्या है कि सेल के दरमियान सेंटर में माइक्रोफिलामेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोफिलामेंट सेल को दरमियान से दोनों साइडों से खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे आप बैलून के ऊपर रबर बैंड सा बांध दें तो बैलून सेपरेट हो जाएगा ना, इसी तरीके से एक सेल 2 में सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स जो यहाँ पर सेंटर में बनते हैं। सो ये जो माइक्रोफिलामेंट साइटोकाइनेसिस के दौरान बनते हैं और एक रिंग सी बन जाती है, इसे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि
माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या है? साइटोकाइनेसिस में माइक्रोफिलामेंट बनता है जो सेल को दो में डिवाइड करता है और इसके दौरान जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कहा जाता है। सो सबसे मेन फंक्शन तो माइक्रोफिलामेंट का भी क्या होगा? सपोर्टिंग शेप प्रोवाइड करना है। इसके अलावा डिफरेंट फंक्शन जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं वो आपको बारी बारी बताता जाता हूँ, जिसमें पहला हमने स्टडी कर लिया साइटोकाइनेसिस। अब सेकंड फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये आ गया सेल माइग्रेशन का, सेल मूवमेंट का हम कह सकते हैं, यानी कि सेल को मूव करवाने का काम भी बहुत ज़्यादा, या सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? माइक्रोफिलामेंट का होता है। इसकी एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लड कैपिलरी ड्रा कर रखी है जिसके अंदर एक वाइट ब्लड सेल है। ये हमारे पास क्या आ गया? वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, आप जानते हैं। लेट्स से इस टिश्यूज़ के अंदर, कैपिलरी के बाहर टिश्यू के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो चुका है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, बैक्टीरिया को किल करना है, तो इस वाइट ब्लड सेल ने बाहर आना है। कैसे आएगा? ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये कुछ एरिया में रिलैक्स होगा, कुछ में कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस वाइट ब्लड सेल की शेप चेंज होगी और ये थोड़े से सुराख से बाहर निकल आएगा और बैक्टीरिया की तरफ जाकर उस पर अटैक कर देगा। सो आप देख पा रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से माइक्रोफिलामेंट हेल्प कर रहा है वाइट ब्लड सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं कि हम जो अमीबा होता है, आप जानते हैं अमीबा अपनी शेप कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, ठीक है। ये हमारे पास अमीबा आ गया। सो ये जो इसके बाजू से बनते रहते हैं जिन्हें सीडोपोडिया भी कहा जाता है, ये सीडोपोडिया इसी माइक्रोफिलामेंट की मदद से बनते हैं, यानी ये माइक्रोफिलामेंट की मदद से अपनी शेप चेंज करता रहता है। सो सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का काम किसका है? माइक्रोफिलामेंट का। और फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प कैसे करती है? यानी वाइट ब्लड सेल ने अगर मूव आउट होना होता है तो इस तरीके से मूव आउट हो सकते हैं। इसके अलावा अमीबा अपनी शेप चेंज करता है और अमीबा फिर इसी तरीके से एंडोसाइटोसिस भी कर सकता है, ठीक है, यानी फैगोसाइटोसिस, फूड भी ईट करता है। थर्ड फंक्शन हम स्टडी कर लेते हैं सेल एक्सटेंशन का। माइक्रोफिलामेंट कुछ सेल्स के अंदर सेल एक्सटेंशंस बना रहा होता है, यानी कि आपने माइक्रोविल्लाई का नाम सुना है। यहाँ पर ये सेल के अंदर आप जानते हैं क्या होती हैं? माइक्रोविल्लाई, यानी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं लाइनिंग पर जिनके ऊपर माइक्रोविल्लाई मौजूद होती हैं। और इन माइक्रोविल्लाई का फंक्शन क्या होता है? ये माइक्रोविल्लाई सेल को सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं, हम कह सकते हैं। माइक्रोविल्लाई की मदद से सरफेस एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर हो गया। अब ये जो माइक्रोविल्लाई हैं ये किसकी ज़रिए बन रही हैं? ये माइक्रोविल्लाई माइक्रोफिलामेंट की मदद से बन रही हैं, ठीक है। यानी ये माइक्रोफिलामेंट के जो ढांचे हैं ये सेल मेम्ब्रेन को आगे को पुश कर देते हैं, लोब्यूलर सी स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देते हैं, जिसकी वजह से ये माइक्रोविल्लाई बनती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल का सरफेस एरिया वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि एब्जॉर्प्शन, फूड की ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाती है। सो ये हमने स्टडी कर लिया, सेल एक्सटेंशन में एग्जाम्पल स्टडी कर ली। इसके अलावा स्टीरियोविल्लाई भी होती हैं, सिलिया हम उन्हें कहते हैं, स्टीरियोसिल्लाई सिलिया। ये ईयर के अंदर मौजूद होती हैं, ईयर ड्रम के ऊपर, और हेयरिंग में हेल्प करती हैं। उसकी तरफ हम नहीं जाते, बट मेन फंक्शन आपको मैंने बता दिया। एक और जो आ गया वो सेल एक्सटेंशन के अंदर माइक्रोविल्लाई की एग्जांपल देकर आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी फंक्शन होता है किसका? माइक्रोफिलामेंट का। जब हम मसल सेल्स को देखते हैं तो वहाँ पर एक्टिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि बेसिकली माइक्रोफिलामेंट हैं। सो ये एक्टिन प्रोटीन आ गई, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट हम इसे कह सकते हैं। सो ये आ गई मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। सो ये जो मायोसिन प्रोटीन होती है एक्टिन प्रोटीन को इस तरीके से अंदर की तरफ खींचती है, और जब ये खींचती है तो ये स्ट्रक्चर बंद हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रोफिलामेंट के। इसके अलावा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर भी रोल होता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बहुत बारी हम स्टडी कर चुके हैं। यानी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में सेल जब अपनी शेप चेंज कर रहा है तो उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट हम उसे कह सकते हैं। क्लियर हो गया। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया
कि माइक्रोफिलामेंट बनता कैसे है और इसकी डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के फिलामेंट की तरफ, सेकंड टाइप के साइटोस्केलेटन की तरफ, जिसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कोई दरमियाने दर्जे का फिलामेंट होगा, और होता भी यही है कि यानी साइटोस्केलेटन की एक टाइप बहुत छोटी होती है, एक टाइप बहुत बड़ी होती है, और ये सेंटर में यानी इसका साइज़ उन दोनों के दरमियान में आता है। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर हम सिंथेसिस की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट में भी मोनोमर होता है, जो कि रॉड शेप प्रोटीन, लंबी सी रॉड शेप प्रोटीन होती है, जिसे हम मोनोमर कह सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिख रखा, बट ये मोनोमर जो है रॉड शेप प्रोटीन, ये दो मोनोमर आपस में मिलते हैं और कॉइल्ड घूम से जाते हैं और डायमर बना देते हैं, ठीक है। और ये फिर जो डायमर हैं ये बहुत सारे आपस में मिलते हैं और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बना देते हैं, यानी तकरीबन 8 डायमर आपस में मिलते हैं और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बन जाता है। सो इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 10 नैनोमीटर होती है। सो आप देख पा रहे हैं माइक्रो फिलामेंट से इसकी चौड़ाई थोड़ी सी, इसका साइज़ बड़ा हो चुका है 10 नैनोमीटर, बट फिर भी काफ़ी स्मॉल साइज़ है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनोमर कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए इंटरमीडिएट फिलामेंट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो हेयर वी हैव 4 क्लासेस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। नंबर 1 केराटिन, आपने नाम सुना होगा केराटिन प्रोटीन का, और ये केराटिन प्रोटीन एक टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट की, और ये केराटिन प्रोटीन आपको कहाँ पर ज़्यादा नज़र आएगी? एपिथेलियल सेल्स के अंदर। और एपिथेलियल सेल्स में अगर हम हेयर सेल्स को देखें, ठीक है, सो जब हेयर ग्रो कर रहा होता है वहाँ पर सेल डेड होता है, केराटिन प्रोटीन वहाँ पर रह जाती है। सो हमारी स्किन के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें एपिथेलियल सेल्स हम कह सकते हैं, वहाँ पर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट मौजूद है केराटिन की फॉर्म में। इसी तरीके से विमेंटिन की फॉर्म में इंटरमीडिएट फिलामेंट मौजूद होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। इसी तरीके से न्यूरोफिलामेंट मौजूद होता है नर्व सेल्स के अंदर, और लेमेंस मौजूद होते हैं जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट की एग्जांपल है न्यूक्लियस के अंदर। और सारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में लेमेंस प्रोटीन मौजूद होती हैं, जो टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर हमने स्टडी भी किया था कि लेमन प्रोटीन्स क्या करती है, न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड कर रही होती हैं ताकि न्यूक्लियस पिचक ना जाए और राउंड सा रहे, और राउंड सी शेप फिर न्यूक्लियस को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। सो ये डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, और इनका इंटरमीडिएट फिलामेंट को आपने याद रखना है कि ये सबसे टफ है और सबसे हार्ड फिलामेंट है। सो सबसे टफ होने का मकसद क्या है या बेनिफिट क्या होगा कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करना सेल को, यानी सेल को शेप और सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सबसे मेन फंक्शन किसका है? इंटरमीडिएट फिलामेंट का है, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट के बाकी बहुत कम फंक्शन है, मेन फंक्शन स्ट्रेंथ ही देना है। सो ये इसी वजह से सबसे टफ भी है, ठीक है। सो फंक्शन में सबसे मेन फंक्शन क्या आ गया? सेल की शेप प्रोवाइड करना, ठीक है। और इसके अलावा क्या आता है? सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होता है? लेट्स से ये दो सेल हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन के पीछे इंटरमीडिएट फिलामेंट मौजूद होता है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट मौजूद होते हैं जो इन दो सेल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। सो ये हमारे पास आ गए इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, ये सेल जंक्शन आपको ज़्यादातर कार्डियक सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, एपिथेलियम सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। यानी हमारा हार्ट क्या करता है? कंटिन्यूसली बीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच हो रहे होते हैं सेल्स। सो स्ट्रेच होने की वजह से सेल एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। सो ये एक दूसरे से अलग ना हो, इसलिए ये सेल्स आपस में जंक्शन बनाए हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम किसका? इंटरमीडिएट फिलामेंट का। इसी तरीके से एपिथेलियल सेल्स को अगर हम देखें, हमारी स्किन के जो सेल्स हैं, सो स्किन के सेल्स आपस में जुड़े किस वजह से? इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से। सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम थर्ड टाइप के साइटोस्केलेटन को स्टडी करते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल सेल्स के अंदर सबसे लार्ज साइज़ के साइटोस्केलेटन की टाइप है। और माइक्रोट्यूब्यूल की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल के दो मोनोमर्स होते हैं, नंबर 1 अल्फा ट्यूबुलिन, नंबर 2 बीटा ट्यूबुलिन। ये दोनों मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, डाइमर बनाते हैं, और ये बहुत सारे डाइमर्स आपस में मिलते हैं, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है और एक प्रोटोफिलामेंट बनता है। यानी बहुत सारे डाइमर्स आपस में बार बार मिलते जाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। सो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से जो स्ट्रक्चर बनी है उसे प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। सो ये एक प्रोटोफिलामेंट आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट्स आपस में मिलते हैं, तकरीबन 13, कितने? तकरीबन
13 प्रोटोफिलामेंट आपस में मिलते हैं और एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है माइक्रोट्यूब्यूल की। सो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो तकरीबन 13 प्रोटोफिलामेंट मिले हैं, यानी ये एक प्रोटोफिलामेंट आ गया, लेंथ इसकी यहाँ पर है, ये दूसरा प्रोटोफिलामेंट, ये तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, तकरीबन 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में मिलते हैं तो एक माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर बनती है। और ये यहाँ पर ये अंदर से हॉलो होते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल यानी अंदर से खाली होते हैं। सो अंदर की जो कैविटी होती है उसे ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक है, ये अंदर की स्पेस ल्यूमेन कहलाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल आ गया और इसकी चौड़ाई कितनी आएगी, 25 नैनोमीटर, ठीक है। सो माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर हमने देख ली। ओके, आप जानते हैं कि हमारे सेल के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं जो कि स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हेल्प करती हैं माइटोसिस और मियोसिस के अंदर, ठीक है, यानी स्पिंडल फाइबर्स जहाँ से निकलते हैं उन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। सो सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेंट्रियोल मिलकर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। कितने माइक्रोट्यूब्यूल से मैं आपको बताता हूँ। एक सेंट्रियोल जो है वो मिलकर बना होता है 27 माइक्रोट्यूब्यूल से, यानी इस तरीके से ट्रिपलेट, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल आ गया इस तरीके का, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, ये तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये 3 की फॉर्म में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से आपस में अरेंज होते हैं, ठीक है। 9 क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, 9 क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल 3 की फॉर्म में अटैच होता है, तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल से तकरीबन सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। और एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। कितने होते हैं सेल के अंदर, 2 इन सेल्स, एक सेल के अंदर 2 होते हैं, 2 इन, हम कह सकते हैं 1 सेल। क्लियर हो गया। और सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो ये भी डिवाइड होकर 4 हो जाते हैं, ठीक है। सो माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल भी बनाते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाकी फंक्शंस को स्टडी करते हैं। मेन फंक्शन तो शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो होता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड वेजिकल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है वेजिकल्स वगैरह की, वो माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से हो रही होती है और इसे हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि ये हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल आ गया, ठीक है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, लेट्स से ये पूरे सेल के अंदर ये एक नर्व सेल है और ये इसका एक्सॉन रीजन है, ये एक्सॉन रीजन में फैला हुआ है ये माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो रन करती है, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल एक ट्रेन की पटड़ी हो जाती है और ऊपर जो ट्रेन होती है उसे कहा जाता है मोटर प्रोटीन, ठीक है, मोटर प्रोटीन। अच्छा, ये मोटर प्रोटीन क्या करती है, एक ट्रेन है और इस मोटर प्रोटीन के ऊपर वेजिकल यानी सवारियां बैठ के इधर उधर जाती हैं। वेजिकल के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर हो रहे होते हैं। अगर हम नर्व सेल की बात करें, ये न्यूरोट्रांसमीटर ने नर्व सेल से बाहर जाना है तो इस तरीके से मोटर प्रोटीन के ऊपर बैठकर और ये मोटर प्रोटीन फिर माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर स्लाइड करेगी। माइक्रोट्यूब्यूल एज हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ट्रेन की पटड़ी है और ऊपर मोटर प्रोटीन एक ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर जो वेजिकल्स हैं यानी पैसेंजर्स वगैरह हैं जो मूव करते हैं इधर और एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सो माइक्रोट्यूब्यूल का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है मेकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रियोल किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। सो सेंट्रियोल से क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सो यहाँ पर ये एक सेंट्रियोल आ गया, ये दूसरा सेंट्रियोल आ गया। सेंट्रियोल से क्या करते हैं स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो क्रोमोसोम्स को सेंटर से पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर ने पकड़ लिया है और ये स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को खींचते हैं। सो क्रोमोसोम को जब आप आपस में ये खींचते हैं तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद अपोजिट पोल की तरफ ये मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस डिवीजन हो जाती है, ठीक है। ये हम डिटेल से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ पर इतना डिटेल से हम स्टडी नहीं करेंगे। सो स्पिंडल फाइबर किस चीज़ से मिलकर बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। सो मेकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर भी एक फंक्शन आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल का। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला और सिलिया की जो सिंथेसिस होती है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से होती है। यानी अगर सिलिया और फ्लैजेला का हम बेस को काटें तो वहाँ पर हमें सेंट्रियोल टाइप स्ट्रक्चर नजर आएगी। बाहर जाके स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। सिलिया और फ्लैजेला के एग्जाम्पल में हमारे पास जो स्पर्म सेल्स होते हैं ह्यूमन्स का, उसके अंदर फ्लैजेला
मौजूद होती है। बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेलम मौजूद होती है, फ्लैजेला होती है, और ये फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी है और ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से स्पर्म सेल और बैक्टीरिया वगैरह मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा एग्जांपल आ गई सिलिया की। सिलिया हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स हैं उनके ऊपर सिलिया मौजूद होते हैं। याद रखिए माइक्रोविलाई माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बने हैं, बट सिलिया माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हैं, और ये सिलिया बीट करते रहते हैं, और बीट करने की वजह से लेट से कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह हमारी सांस की नाली में एंटर हो चुका है, तो ये सिलिया मूव करते जाएंगे और डस्ट पार्टिकल को बाहर भेजते जाएंगे, अप टू द ट्रैकिया आएगा, फिर हम खांसी के जरिए इस डस्ट पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। सो काफ़ी डिटेल से इस लेक्चर को हमने कवर कर लिया है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।